हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इज माय स्टडी पॉइंट पर मैं आर के श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। आज हमारा नया टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में हमने अक्षीय कंप्लीट कर लिया था। आज है हमारा निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। पिछली वीडियो में हमने जो था अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कंप्लीट किया था। आज हम जो कंप्लीट करेंगे वो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कंप्लीट करेंगे। इसमें देखिए क्या होता है कि हमें रटना कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें रटना कुछ नहीं है, दिमाग में ये आप बात को बिठा लीजिए, माइंड में ये आपको रखना है कि हमें रटना कुछ नहीं है। हमें क्या करना है, जैसे हम डायग्राम बनाते हैं, जैसे हम लैंग्वेज लिखते हैं, वैसे ही आपको लिखनी है और थोड़ा सा देखना है उसको। सबसे पहले क्या है, हमारा वैद्युत द्विध्रुव की AB है। ये वैद्युत द्विध्रुव AB है। A पर माइनस क्यू आवेश, B पर प्लस क्यू आवेश है। इनके बीच की जो अल्प दूरी है वह 2L है। वैद्युत द्विध्रुव AB के जो बीच की अल्प दूरी है 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये E1 घटक, ये हमारा E2 घटक होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, E2 और ये हमारी होगी E1 और ये होगी हमारी E2। यहाँ पर जो हमारा E1 E2 है वह भी हम समझाएंगे कैसे घटक, इनको हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं हम इसकी बिंदु P से O तक की जो दूरी थी हमारी वह क्या थी हमारी R। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी R। अब हमें अगर हम देखें तो ये दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल ये है हमारा, एक ट्रायंगल ये है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा ये जो है A से O तक, इसकी जो बीच की दूरी होगी क्या होगी L। O से A से O तक की जो दूरी होगी हमारी वो कितनी होगी L। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी B तक की वो भी क्या होगी L। तभी तो हमने इसको जब जोड़ा तभी तो हमारी 2L आई निकल के। तो हमें क्या करना है, जो आधार है हमारा वो L है, जो लंब है हमारा वो R है। तो हमें निकालना क्या है, कर्ण। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप जानते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है शेष दो भुजाओं का योग, वर्गों का योग। तो हमें क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हमें लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर कर देना है। अब यहाँ पर जो कर्ण है हमारा वो कितना है AP। तो ये हो जाएगा AP का स्क्वायर बराबर R, लंब क्या है R, तो R का स्क्वायर प्लस आधार क्या है L, तो हमारा हो जाएगा L का स्क्वायर। तो AP बराबर जो हो जाएगा वह इसका स्क्वायर इस तरफ इस पर अंडर रूट लेके चला जाएगा। तो अंडर रूट जब जाएगा तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यही हमारा हो गया AP अर्थात कर्ण। अब हमें क्या करना है, जैसे जैसे हमने डायग्राम को बनाया वैसे वैसे हमें परिभाषाएं लिखनी है, इसकी थ्योरी लिखनी है। तो हमें लिखना क्या है, सबसे पहले सुनिएगा कि माना कोई या एक भी लिख सकते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश हैं, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमारा क्या हो जाएगा, हमें क्या है माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या निकालनी है, सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हमें क्या याद रखना है, इसका होता है होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसको और सिंपल कर लेते हैं, साधारण तरीके से लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, इससे स्क्वायर से इसका जो रूट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू हमारी बच जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। हमें एक बात और याद रखनी है, यहाँ पर जो हमारा एपी है, जितना हमारा एपी है उतना ही हमारा क्या है, बीपी है, अर्थात दोनों चीजें बराबर हैं। ये और ये दोनों चीजें बराबर हैं क्योंकि हमारे त्रिभुज बराबर हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके लिए ये आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि जो एपी होगा वो बीपी के बराबर होगा और दोनों की वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक निकल के आया हमारा E1 बराबर क्या है, तीव्रता निकल के आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या हो जाएगी हमारी, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों बिल्कुल सेम है। तो हमारी जो तीव्रता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, E1 बराबर जो हो जाएगी हमारी E2, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। तो E1 बराबर E2, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। अब हमें क्या करना है, परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए जो हमारे घटक होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो जो हमारे घटक बढ़ जाएंगे अर्थात जो परिणामी तीव्रता होगी वो दो घटकों में वियोजित हो जाएगी। परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए जो हमारी परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे तो ये दो घटकों में वियोजित हो जाएगी। तो पहला घटक क्या होगा परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए, देखिए परिणामी तीव्रता हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, ज्ञात जब करेंगे तो ये दो घटकों में विभाजित हो जाएगी। पहला घटक क्या हो जाएगा हमारा, पहला जो घटक होगा हमारा वो होगा ऊर्ध्व घटक। अब ऊर्ध्व घटक क्या है, देखिए ये हमारा E1 और ये E2। मैं एक डायग्राम बना देता हूं अलग से छोटा सा। ये E1 साइन थीटा बोला जाएगा, ये E2 साइन थीटा बोला जाएगा, और यहाँ पर जो हमारे ये क्षैतिज घटक होंगे ये हमारा E1 cos थीटा और ये हमारा यहीं पे होगा E2 cos थीटा। तो हमारे जो परिणामी तीव्रता निकालते हैं तो इसमें जो घटक वियोजित होते हैं हमारे तीव्रता के वो क्या हो जाएंगे, E1 साइन थीटा ऊर्ध्व घटक में, ऊर्ध्व घटक E1 साइन थीटा कॉमा E2 साइन थीटा परस्पर परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत होने के कारण आपस में निरस्त हो जाएंगे। तथा दूसरा जो हमारा घटक होगा वो क्षैतिज घटक E1 cos थीटा कॉमा E2 cos थीटा परस्पर परिमाण में बराबर व दिशा में तथा समान दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास जो है परिणामी तीव्रता निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास दो घटक हो गए, दोनों की परिणामी तीव्रता जो हमारे पास निकल के आ जाएगी वो हो जाएगी E बराबर E1 cos थीटा और प्लस के क्या हो जाएगी E2 cos थीटा। अब हम समीकरण 3 से देख चुके हैं, समीकरण 3 से क्या है कि E1 के स्थान पे E2 लिख सकते हैं और E2 के स्थान पर E1 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने E1 के स्थान पे E2 के स्थान पे E1 कर दिया। आप कुछ भी कर सकते हैं, E1 बराबर E2 या E2 बराबर E1, बात एक ही है। तो हमने क्या किया, E2 के स्थान पे E1 को रख दिया, तो ये हो गया हमारा E1 cos थीटा और प्लस के ये हो गया E1 cos थीटा और दोनों को हमने जोड़ दिया तो हो गया 2E1 cos थीटा। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 से हमें क्या करना है, ये E1 cos थीटा, E1 जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, इसकी हमें वैल्यू ये वाली रख देनी है यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में। तो हमारा क्या है, परिणामी तीव्रता E बराबर निकल के आएगा 2, E1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू हो जाएगा हमारे पास cos थीटा।
ये हमारी जो इक्वेशन निकल के आई, ये इक्वेशन हो गई हमारी 4। इक्वेशन कौन सी होगी गाइस हमारी 4। अब इक्वेशन जो हमारी 4 हो गई, अब हमें क्या करना है, देखिए cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो cos थीटा की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, ये हमारा देखिए त्रिभुज है, ये है हमारा त्रिभुज APO। ध्यान दीजिए मैं कहा बोल रहा हूं, APO एक हमारा त्रिभुज है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज AOP में हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे cos थीटा बराबर, आप जानते हो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है साइन कॉस और टेन। साइन कॉस टेन क्या होता है, लाल बटे कक्का, यानी लाल बटे कक्का। तो हमें निकालना है कॉस, तो कॉस क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये आधार बटे कर्ण हो गया। तो हमारे पास जो आधार है वो कितना है, एल, तो आधार एल हो गया। कर्ण कितना है हमारे पास, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। ये कॉस थीटा की वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। तो हम लोग लिखेंगे, यहां हमें कॉस थीटा की वैल्यू लगा देनी है। कॉस थीटा की वैल्यू लगाएंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जो वैल्यू है वह हमारी आई है एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तो वैल्यू आई है हमारी। हमें क्या करना है, 1/4 पाई को तो ऐसे ही लिखना है, इंटू ये 2QL, हमने एक फॉर्मूला बना लिया 2QL अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये बच गया हमारा, इंटू यहाँ रह गया 1 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हमें क्या करना है, हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर होता है 2QL। हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो P बराबर 2QL होता है, जो कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, 1/4 पाई को ऐसे लिखना है, इसके स्थान पर हो जाएगा P बटे आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर इंटू 1 यहाँ देखिए इस अंडर रूट को हम हटाते हैं, तो हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जब हम रूट हटाते हैं तो इसकी पावर 1/2 आ जाती है, अर्थात रूट की पावर आधी चढ़ा देते हैं संख्याओं पर, जो भी होता है यहाँ पर। तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, जो कि हमने अंडर रूट को हटाकर लगाई है। अब हमें क्या करना है, देखिए इसको हमें ऐड कर देना है, तो क्या होगा 1/4 पाई इंटू पी अपॉन, देखिए ये जो है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी जो घात है यहाँ वो है 1, यहाँ घात है 1/2 आधी, 1 और आधी को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारी निकल के आती है 3/2। ऐड करके देख लीजिएगा, देखो 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम 2 और 2 बन जा 2 प्लस के ये 1, ये 3/2। तो हमारी जो घात हो गई वो 3/2 हो गई। हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या है, आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर को छोड़ने पर, तो एल स्क्वायर को छोड़ने पर, क्योंकि यहां पर जो आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा है एल स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो ये हो जाती है E बराबर 1/4 पाई इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर कितनी रह जाएगी, 3/2, क्योंकि यहाँ से एल स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इंटू पी अपॉन आर क्यूब। यही होती है हमारी E बराबर 1/4 पाई इंटू पी अपॉन आर क्यूब, जो हमारा निकल के आई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही होती है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है, जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हम पहले पढ़ा चुके हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। और सबसे बड़ी बात इसकी जो दिशा होती है, दिशा इसकी हम लिखेंगे धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, इसकी दिशा होती है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। तो गाइस
आज के लिए बस इतना ही। और जो हमारे आज का चैप्टर है जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट चीज कराई हैं आपको, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, तो वो लगभग आज कंप्लीट होता है। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो न्यूमेरिकल्स होंगे, वो इम्पोर्टेंट जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वह हमारे आएंगे। समय को देखते हुए हमने जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको करा दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमने अभी तक जो कंप्लीट किया था निरक्षीय स्थिति, अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जितना भी इम्पोर्टेंट हमें मटेरियल लगा इसमें चैप्टर में, हमने फुल कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश की है। फिर अब हम जो आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आंकिक प्रश्न करेंगे। उससे पहले हमें कुछ भौतिक नियतांक है वो भी हम पढ़ेंगे। भौतिक नियतांक में इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है और ये ऋणात्मक होता है। कैसा होता है गाइस? ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। उसके बाद प्रोटॉन का जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 ही होता है, लेकिन ये धनात्मक होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। एल्फा कण पर आवेश जो होता है वो धनात्मक होता है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.0 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। एल्फा कण का द्रव्यमान 6.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होती है। और निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। और हमारा जो होता है जी, गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इस जी की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और हमारा जो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है, एक एंगस्ट्रॉम वो 10⁻10 ठीक है मीटर के बराबर होता है। ये हमें कुछ नियतांक है, भौतिक नियतांक, ये हमें याद होने चाहिए जैसा कि हमने आपको यहाँ लिखा हुआ है। इसमें अब हमें इसी क्रम में आगे हम जो बढ़ेंगे तो हमें देखिए ये हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा को देखते हुए हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों को बारीकी से एक एक करके सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, देखिए जो जो इसमें दिया गया है क्वेश्चन में वो हमें सब लिखना है। दिया है क्या क्या दिया है आपका, एक कूलाम आवेश, अर्थात जो आवेश कूलाम होता है वो क्यू का मात्रक होता है कूलाम आवेश का। तो ये दिया है हमें एक कूलाम, क्यू की जो वैल्यू दी गई है वो हमें एक कूलाम दी गई है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम जाते हैं इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 होता है कूलाम। और हमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात n हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, आवेश के क्वांटमीकरण से, आवेश के क्वांटमीकरण से, आवेश का क्वांटमीकरण हमने पढ़ाया था। जब कोई आवेश अपनी मूल अवस्था से अलग ना हो तो उसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। और इसका सूत्र जो था हमारा जनरल फॉर्मूला वो था Q बराबर Ne। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से n, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। तो हमें क्या करना है, n बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। अब हमारे पास Q की वैल्यू भी है, E की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यू लगा दीजिए, भाग कर दीजिए। Q की वैल्यू है 1, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19। हमें क्या करना है, दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतनी जीरो लगा देते हैं। यहाँ एक संख्या है तो हमने एक जीरो लगाया है। 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, हमारा आ गया 5/8 गुणा 10 की पावर, हम इसको ऊपर ले गए तो प्लस की हो गई 19। अब हमें क्या करना है, देखिए 8 से भाग करना है 5 के लिए। समझिए हमने 8 से भाग किया 5 में तो बार तो जाएगा नहीं, हमने यहाँ लगाया दशमलव, उतार दिया जीरो।
8 छंग 48, हमारा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, हमने पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लिया, 8 दूनी 16 और हमारे बच गए यहाँ से 4, 0 दशमलव लगा हुआ है 0 उतार सकते हैं, 8 पंजे 40, ये हमारा पूरा पूरा कट गया। तो ये हमारा कटा है 0.625 इंटू 10 टू दी पावर 19। अब हमें क्या करना है, या तो आंसर ऐसे ही लिखे रहने दो, लेकिन ऐसा आंसर आपके मिलेगा नहीं एग्जाम में। एग्जाम में क्या, अगर ये बहुविकल्पीय में क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी बोर्ड 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, ये चाहे बहुविकल्पीय में रहे चाहे लघु उत्तरीय में रहे, कहीं ना कहीं रहेगा। तो ये क्या होगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस दशमलव को हम एक अंक जब इधर लेके जाएंगे तो यहाँ से एक जीरो कम हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, यही होता है हमारा इसकी संख्या इलेक्ट्रॉनों की। तो समझ लीजिए गाइस, एक इलेक्ट्रॉन, एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह होती है 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। अब देखिए हमें क्या करना है, सेकंड वाला क्वेश्चन करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। हमारा 7n14 दिया है। आप जानते हो नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जहां पर प्रोटॉन जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, वैद्युत उदासीन होते हैं। तो हमारा न्यूट्रॉन पर जो आवेश होगा वही रह जाएगा, और इसमें नाभिक में क्या होगा, 7 ही न्यूट्रॉन होंगे और 7 ही प्रोटॉन होंगे। लेकिन प्रोटॉन जो होते हैं वो वैद्युत उदासीन होते हैं, इसलिए जो होता है हमारा, इसमें भी लिखेंगे, दिया है जो हमारा n की जो वैल्यू होगी वो कितनी लगाएंगे हम, 7, क्योंकि 7 यानी अर्थात न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या 7 + 7 14 होती है, इसलिए हम जो प्रोटॉन होते हैं वैद्युत उदासीन होते हैं, तो न्यूट्रॉन की ही वैल्यू लगाएंगे। कितनी लगाएंगे हम, n = 7। फिर कह रहा है कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। हमें यहाँ से आवेश निकालना है, क्योंकि वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम में होता है। तो यहाँ कह रहा है आवेश बराबर क्या, तो फिर वही आवेश के क्वांटमीकरण से, आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, Q = Ne। तो यहाँ से हमें क्या करना है, n की वैल्यू कितनी है 7 और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 सत्ते 112 होते हैं। तो 16 सत्ते 112, एक के बाद दशमलव हमने भी लगा दिया, इंटू 10 टू दी पावर -19, यही हमारा आवेश होता है कूलाम में। ठीक है गाइस, 7n14 नाभिक पर कूलाम में जो आवेश की गणना है वो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, यही हमारा इसका आंसर होता है। 1.6 की आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, हो सकता है कहीं गलत ना आ जाए। 7 छंग 42 के 2 हासिल 4 और 7 एकम 7 4 11, बिल्कुल राइट है मेरी एक जो कैलकुलेशन है। ठीक है, फिर भी हमने चेक कर ली, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं आपको उतने मैं मिटा भी देता हूं। अब देखिएगा, दो प्रोटॉनों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है तीसरा, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4.0 इंटू 10 टू दी पावर -15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। तो देखिए, पहले तो हमें परिमाण निकालना है, फिर हमें प्रकृति की गणना करनी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दिया है सबसे पहले कह रहा है दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी। तो पहले प्रोटॉन पर जो आवेश होते हैं वो हमें लिख लेने हैं, वो क्या होता है Q1 और बराबर Q2। जब ये Q1 Q2 की वैल्यू यानी आवेशों की वैल्यू दी हुई ना हो तो वहां पर Q1 = Q2 यानी अर्थात दोनों की वैल्यू सेम रहती है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम। हमें जो है यहाँ दो प्रोटॉन दिया इसलिए हमने Q1 और Q2 दोनों की ही वैल्यू को, चूंकि बराबर ही होती है तो हमने इसको मान लिया। अब फिर क्या है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी क्या होती है, R।
आर दिए हमें कितनी 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 15 कूलाम, सॉरी मीटर, सॉरी मीटर। अब क्या करना है, इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण, तो हमें क्या करना है, एफ का वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले एफ का मान निकालना है, फिर इनकी प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से या कूलाम बल से बात की है, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा कूलाम का नियम का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। हमें क्या करना है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की आप वैल्यू जानते हो, इसकी वैल्यू होती है, अभी हमने पीछे लिखवाई थी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। और Q1 की वैल्यू हमारे पास है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और फिर Q2 की वैल्यू भी सेम यही है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, अपॉन में हमारा जो आर स्क्वायर है वो कितना है हमारे पास 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। देखिए गाइज, मैं इसको यहीं पे 2 बार लिख देता हूं, क्योंकि आर स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिख देता हूं, जिससे कि आपको समझाने में आसानी रहेगी। 15 4.0 गुणा 10 टू द पावर माइनस 15। यहां से देखिए हमें क्या करना है, ये दशमलव एक संख्या के बाद है, काट दीजिए, यहां से भी ये दशमलव काट दीजिए। हमारा 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से काटा हमने, 2 पंजे 10। हमें क्या करना है, अब तो हमारा कुछ कट नहीं रहा है, तो हमें इसकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेनी है। हमारा हो जाएगा 9 चौक 36, 36 अपॉन 5 पंजे 25 और इंटू 10 टू दी पावर, हमारे पास 19 और 19 हो गई माइनस का 38 इंटू 10 टू दी पावर 15, और 15 जब ऊपर जाएंगे तो 30, और 9 ये है हमारी, तो ये हो गई जुड़कर 39। हमारी 38 माइनस की हो गई और 39 प्लस की खाते हो गई। अब हमें क्या करना है, 25 से 36 को भाग करना है। तो देखिए गाइस, 25 से 36 को हमें करना है भाग। 25 एक बार देंगे, 25 ही कम 25, यहाँ बच गए 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1। हमें क्या करना है, दशमलव लगाना है और जीरो उतार लेना है। 25 चौका जो होते हैं 100, और यहाँ हमारे 10 बच गए, दशमलव लगा हुआ है, जीरो उतार सकते हैं, 25 चौका 100 हो गया। फाइनली ये कट गया, तो हमारा आ गया 1.44 इंटू 10 टू दी पावर, हमारी 39 में से 38 घटाओ तो बच गई 1। हमें क्या करना है, इस 1 को खत्म करना है, इस घात को। तो ये क्या होगा, इस ये एक दशमलव हम इधर ले जाते हैं, एक अंक दशमलव को एक अंक आगे ले जाते हैं। जब दशमलव को एक अंक आगे लेके जाएंगे तो ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा 14.4, यही हो जाता है हमारा 14.4, और बल का मात्रक होता है भाई न्यूटन। ठीक है, अब यहां से कह रहा है, यही हमारा आंसर है। अब वो कह रहा है कि प्रकृति की गणना कीजिए। तो देखिए, दो प्रोटॉनों के बीच में जो प्रकृति होती है इनकी, वो क्या है, प्रकृति इनकी जो होती है वो होती है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। दो प्रोटॉनों के बीच की जो प्रकृति होती है कैसी होती है, प्रतिकर्षित होती है, प्रतिकर्षण बल लगता है इनके बीच में। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, हमारा 4th क्वेश्चन है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे वही गिवन डेट, जो हमें इसमें दिया गया है वो हम सब लिखेंगे। गिवन डेट में क्या क्या दिया है, कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित इतना कूलाम, तो कितना कूलाम दिया है, यानी कि क्यू की जो वैल्यू दी गई है, अर्थात हमें वो 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 कूलाम दी गई है। हम ये जो मात्रक होता है इसी से पहचान लेते हैं कि हमारी वैल्यू किस किस की दी गई है, मात्रकों से पहचान होती है। आवेश पर
2.25 न्यूटन, न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, तो F बराबर 2.25 न्यूटन दे दिया है। तो कह रहा है कि बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E। अब E जो होती है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से इसका जो फॉर्मूला होता है E बराबर होता है F/Q। अब आप क्या करेंगे, यहां से आपके पास सारी वैल्यू हैं, तो क्या करेंगे आप, E बराबर F की जो वैल्यू है वह है 2.25 अपॉन Q की जो वैल्यू है वह है 5 × 10⁻⁻⁴। अब यहां से देखिए इसको काट लीजिए, दशमलव हम हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे हमारे। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा इसको गैप ऐसे करके लिख देते हैं, तो दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे हमारे। यहां से हमें क्या करना है, 5 से इसको काट लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 चौक 20 बचे 2, 5 पंजे 25। ये हमारा आ जाएगा 45 × 10⁻। देखिए ये घात हमारी 4 है माइनस का, ये जो हमारे 100 हैं इसको हम 10⁻2 बोल सकते हैं। तो हमारी 4 में से 2 घात यहीं कम कर देते हैं हम, तो ये हमारी जो घात यहाँ 2 बचेगी माइनस की, वो ऊपर जाएगी तो काय की हो जाएगी गाइस, प्लस की। ये हो जाएगी हमारे पास प्लस की 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें जो हमारी घात 2 आई है इसमें हम दशमलव को एक अंक इधर लेके आते हैं। जब एक अंक इधर लेके आएंगे तो यहाँ हमारे क्या होगी, घात बढ़ेगी, कम नहीं होगी, घात बढ़ेगी, क्योंकि हम दशमलव को इधर ले जाना, रिवर्स वाइज ले जाना, ना कि फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज में घट जाता है 0 1, जो घात होती है घट जाती है, और रिवर्स वाइज में घात बढ़ जाती है। तो यहाँ हो जाएगा 4.5 × 10⁻3, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने भरपूर कोशिश की है, फिर भी अगर कोई आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट कुछ छूट गया है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।